सभी आदरणीय बंधुगण एवं मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार सर, मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजय जी, मंच पर उपस्थित रामगढ़ जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋतुराज सिंह, मंच पर उपस्थित धनबाद जिले के सचिव डॉक्टर विकास रमन जी एवं वरिष्ठ चिकित्सकगण एवं अन्य अधिकारीगण, आपका मेरी ओर से हृदय से अभिनंदन है। उसके बाद में सभी साथियों का अभिनंदन करने के साथ ही मैं अपने प्रखर प्रवक्ता सभा संचालक महोदय डॉक्टर धनंजय पांडे जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सभा के संचालक की सफलता बिना सभा संचालनकर्ता के बिना नहीं हो सकती और इन्होंने जिन अच्छे शब्दों से, जिन जुझारूपन से, जिन प्रखर वाणी से सभा का संचालन किया है वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे समाज से कई मुद्दे उठे हैं। मैं रामगढ़ जिले के मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पांडे जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बड़े चिकित्सक डॉक्टर अशोक जी का भी अभिनंदन करता हूँ। सभा में बहुत वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और उसमें बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, लेकिन जब मैं बोकारो से चल रहा था तो कई लोगों ने भी हमसे प्रश्न पूछा कि 400 किलोमीटर दूर गढ़वा क्यों जा रहे हैं। इसके पहले भी प्रांतीय अधिवेशन के लिए डॉक्टर बड़े भाई डॉक्टर संजय जी से मैंने कई बार प्रस्ताव रखा था और कुछ तो कोविड महामारी की वजह से ये प्रस्ताव बक्से में बंद हो गई और अधिवेशन नहीं हो पा रहा था, किंतु काफी दिनों बाद ही सही यह अधिवेशन हुआ और हम सभी एक मंच पर आए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अनुग्रहित रहे। सवाल उठा था, माननीय संजय जी ने भी हमसे कहा था कि सर अधिवेशन रांची में रखा जाए, लेकिन मैं उसके लिए कतई तैयार नहीं था। मैं हमेशा यह कहता रहा कि यह गढ़वा में ही अधिवेशन रखा जाए, क्योंकि अभी तक प्रांतीय कार्यालय गढ़वा में ही है। सवाल इस बात का नहीं था कि गढ़वा में क्यों रखा जाए। मैं झारखंड राज्य में नीमा के जन्मदाता इस महान धरती गढ़वा का नमन करना चाहता था और आप सभी आदरणीय गढ़वा बंधुओं का नमन करना चाहता था। जिंदगी हसीन है हमारी, जिंदगी हसीन है हमारी, पर मुझे जीना नहीं आता। नशा तो सब कुछ में है पर मुझे पीना नहीं आता। आप सब मेरे बिना जी सकते हैं, पर मैं आप जैसे अपनों के बिना जीना नहीं चाहता, जी नहीं सकता। इसलिए इस गढ़वा की धरती पर आने का मैं प्रयास कर रहा था काफी दिनों से और इस गढ़वा की धरती को नमन करना चाहता था, गढ़वा के हमारे मित्र बंधुओं का नमन करना चाहता था। अब रही बात कि कई मुद्दे हमारे सामने आए हैं। डॉक्टर अभिनीत विश्वास जी का एक प्रस्ताव आया था कि मैं 3 साल से नीमा से जुड़ा हूं और नीमा, जब मैं नीमा का सदस्य बनाने जाता हूं तो लोग कहते हैं नीमा क्या करती है झारखंड में जो मैं नीमा का सदस्य बनूं। वास्तविकता कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तौर से सत्य नहीं है। जब से बोकारो और धनबाद नीमा का गठन हुआ, एक मुद्दा आया था, एक मुद्दा बीच बीच में उठते रहता है
कि नीमा सरकारी चिकित्सकों के लिए कुछ नहीं करती। नीमा का सदस्य सरकारी चिकित्सक क्यों बने? हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि जिला चिकित्सा पदाधिकारी बैठे हुए हैं और हमारे सम्मानीय सरकारी अधिकारी भी हैं। हम कई जिला चिकित्सा पदाधिकारी से भी मिला हूँ। जब उनसे सदस्य बनने की बात होती है तो वो कहते हैं कि आप सरकारी डॉक्टरों के लिए बीमा क्या करें। बीच में एक प्रश्न मुद्दा आया, आपने डॉक्टर अमरेंद्र पाठक जी रांची का नाम सुना होगा। वे आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हैं। मामला था कि एमबीबीएस का रिटायरमेंट 65 साल है और आयुष चिकित्सकों का रिटायरमेंट मात्र 60 साल है झारखंड में। दोनों का वेतन समान नहीं है। डॉक्टर अमरेंद्र पाठक जी न्यायालय में थे। न्यायालय से मुकदमा जीतने के बाद भी उनका जो स्वरूप था वो क्रियारूप नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट का निर्णय क्रियारूप नहीं हो रहा था और वो अवमानना में भी गए थे। जब अवमानना में गए वो तो जो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मदन कुलकर्णी जी थे, वित्त सचिव, दोनों का स्टेटमेंट हमारे विरुद्ध था। हमारे सरकारी चिकित्सकों के विरुद्ध था। शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और सभी लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। और स्वास्थ्य सचिव ने हाई कोर्ट को हमारे विरुद्ध अपील जारी की थी और एलपीए दायर किया था। साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाने का स्वास्थ्य सचिव ने मन बना लिया था। इसी बीच हमारे रामगढ़ के जुझारू जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋतुराज सिंह के जरिए अमरेंद्र पाठक जी ने हमसे संपर्क किया। जब उन्होंने हमसे संपर्क साधा तो मैंने कहा कि वो स्वास्थ्य सचिव का हमें कॉपी दी जाए। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ स्वास्थ्य सचिव ने क्या लिखा था। उसने लिखा था, पंचम एवं खष्टम वेतन पुनरीक्षण में राज्य स्वास्थ्य सेवा एवं आयुष चिकित्सकों का वेतनमान समान नहीं है। दूसरा लिखा था, दोनों चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है, गौर कीजिएगा मुद्दे पर। यह स्वास्थ्य सचिव और पुलिस सचिव का स्टेटमेंट था। उसके बाद उन्होंने लिखा था, सामाजिक स्वीकार्यता एवं निर्भरता पर भी गौर नहीं किया गया है। कितनी दुखद बातें थी। उसके बाद वो अगला बातें लिखी थी कि राज्य में ग्रुप ए सेवा में मात्र अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसके साथ आयुष चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को सम्मिलित करने का कोई आधार नहीं है। और ये मुद्दा लेकर के स्वास्थ्य सचिव एलपीए दायर किया था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का जाने का मन बना लिया था। आप जानते हैं हाई कोर्ट ही खर्चीला है, सुप्रीम कोर्ट बहुत खर्चीला है। जब अमरेंद्र पाठक जी ने हमारे जुझारू कार्यकर्ता ऋतुराज सिंह के माध्यम से जब संपर्क साधा और वो विश्व आयुर्वेद परिषद जो एक आयुर्वेद की अलग संगठन है उसके वो लीडर भी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि प्रसाद जी, कोई भी संगठन स्वास्थ्य सचिव के विरुद्ध खड़ी नहीं होती, हमारे साथ खड़ी नहीं है और शायद सुप्रीम कोर्ट जाए तो हम सक्षम नहीं होंगे लड़ने में। हमने उनको आश्वस्त किया था कि डॉक्टर पाठक आप निश्चिंत रहें, आप हमारे संगठन के सदस्य हैं या नहीं हैं, आप एक आयुष चिकित्सक हैं, हम आप यदि सुप्रीम कोर्ट सरकार गई तो मैं पूरी आर्थिक रूप से आपकी मदद करने को हर क्षण तैयार हूं। इतना ही नहीं, हमने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा और उनको हरकाया कि आपकी, मैंने उनकी हर बातों को काटते हुए लिखा। मैं उस मजमून को भी पढ़ के सुना देता हूं कि अमरेंद्र पाठक बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय रांची में दायर याचिका के आलोक में योजना सह विभाग झारखंड द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में श्रीमान के द्वारा एक सुविवेचित आदेश पारित किया गया। उस आदेश का नाम दिया गया था सुविवेचित आदेश, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है।
दूसरा लिखा था वेतन विसंगति का मामला बोकारो नीमा ने पूर्व में भी श्रीमान के संज्ञान में लाया है, किंतु मामला अब तक चूंकि सरकार और न्यायालय के बीच है, इसलिए फील्डवर्क संगठन इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहती। किंतु योजना सह वित्त विभाग झारखंड द्वारा दिए गए परामर्श की शब्दावली पर हमें आपत्ति है तथा विद्वान श्रीमान के द्वारा उसे स्वीकार कर सुविवेचित आदेश पारित करना घोर आपत्तिजनक एवं अपमानजनक है। यह कि श्रीमान द्वारा क्रमांक 2 में लिखा गया है कि दोनों चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। इसके आलोक में मैं कहना चाहूंगा कि श्रीमान द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सिलेबस का गहन अध्ययन किए बिना ही इस वाक्य को उद्धृत किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही सभी विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है। पढ़ाई की समयावधि समान है, इंटर्नशिप की समयावधि समान है, इसलिए उपरोक्त वाक्य का प्रयोग करना आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सम्मान पर चोट है। यह कि श्रीमान द्वारा क्रमांक 3 में लिखा गया कि सामाजिक स्वीकार्यता एवं निर्भरता पर भी गौर नहीं किया गया है। इस आलोक में श्रीमान से कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद की स्वीकार्यता भारतवर्ष के जन जन में है। भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक सर्वप्रथम अपना उपचार आयुर्वेद से ही करता है, जिसमें घरेलू उपचार भी आते हैं। तत्पश्चात वे एलोपैथ की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए श्रीमान द्वारा आयुर्वेद को कमतर करना आयुर्वेद चिकित्सकों का पूर्ण अपमान है। यह कि श्रीमान के इन कथनों से सिर्फ झारखंड ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सम्मान पर कुठाराघात किया गया है। यह कि श्रीमान के इन कथनों के विरुद्ध संपूर्ण भारतवर्ष से नीमा की प्रत्येक शाखा द्वारा, हमारी 1200 शाखाएं और करीब 6 लाख सदस्य पूरे भारतवर्ष में हैं, हमने उनसे कहा कि श्रीमान के इन कथनों के विरुद्ध संपूर्ण भारतवर्ष से नीमा की प्रत्येक शाखा द्वारा मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दायर किया जाए। श्रीमान से संगठन 15 दिनों के अंदर जवाब चाहती है। इसके लिए श्रीमान का आभारी संगठन रहेगी। और इस तरह स्वास्थ्य सचिव को हमने मतलब झारखंड की नीमा ने उसे हरकाने का काम किया और इस पत्र के आलोक में स्वास्थ्य सचिव ने हाईकोर्ट में सरेंडर किया और तत्पश्चात हमारी जीत सुनिश्चित हुई। अमरिंदर पाठक जी ने हमें बहुत बहुत धन्यवाद कहा। इसलिए उन सरकारी चिकित्सकों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि वे ये मत कहें कि हम उनके साथ खड़े नहीं होते, हम उनके साथ हर क्षण खड़े होते हैं। दूसरा मुद्दा उठा है कि संगठन में क्यों आए, संगठन से क्यों जुड़े, संगठन को मजबूत क्यों करें। ये प्रश्न भी, ये मुद्दा भी आया है। एक बंधु वर ने उसे मजबूती से उठाया है। बहुत अति उत्तम बात है, क्योंकि हमारे संगठन में आलोचकों का रहना बहुत जरूरी है। जब आलोचक नहीं रहेंगे तो संगठन में मजबूती कतई नहीं आएगी। इसलिए मैं उन आलोचकों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। आगे भी इस तरह से हमारी आलोचनाओं को प्रखर करते रहें ताकि हम अपने में और भी सुधार करते रहें। सवाल है कि एक कहानी आती थी मेरे समक्ष। मैं एक बार मार्केट जा रहा था, 1 घंटा में, तब तक मेरे बेटे ने फोन किया कि पापा जरा सा 1 किलो अंगूर लेके आना, मार्केट से खाने की इच्छा हो गई। मैं जब अंगूर के दुकान पे गया तो देखा कि कुछ अंगूर गुच्छे में लटक रहे थे, कुछ अंगूर टूटे हुए उसके डलिया में पड़े हुए थे। बहुत सुंदर अंगूर थे। मैंने जब कीमत पूछी तो उसने कहा कि गुच्छे वाली अंगूर 100 रुपए किलो और जो ये डलिया में पड़ी हुई है वो 30 रुपए किलो है। हम कहे भाई ऐसा क्यों, डलिया वाली अंगूर तो गुच्छे वाले से सुंदर लग रहे हैं। तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा भैया ये जो डलिया में पड़े हैं ये गुच्छों से टूटकर अलग हुए हैं, इसलिए इनकी कीमत बहुत कम है, और जो ये गुच्छे में हैं कमजोर भी हैं तो ये मजबूत हैं और इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। इसलिए मैं सभी मित्रों से कोशिश करता हूं कि वे संगठन में बने रहें, मजबूती से जुड़े रहें
और एक दूसरे को जोड़ते भी रहे। ऐसे संगठन मजबूत कैसे हो? जब जितने हमारे सदस्य हैं, एक सदस्य एक अन्य सदस्य को बनाए, एक यूनिट एक अलग यूनिट को बनाए। मंजिल हमें यूं ही नहीं मिलती, मंजिल हमें यूं ही नहीं मिलती। जिगर में जुनून पैदा करना होता है। मंजिल हमें ऐसे ही नहीं मिलती, जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा तिनका तिनका इकट्ठा करना होता है। इसलिए हम सभी जब लगे रहें, एक को दूसरे से जोड़ते रहें, और जब इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारी संगठन मजबूत होगी। संगठन की महत्ता है। संगठन में जब कमजोर व्यक्ति भी हमारे साथ रहता है तो वह मजबूती प्रदान करता है। दूसरा मुद्दा हमारे सामने उठा है कि संगठन करती क्या है। संगठन नीमा झारखंड में करती क्या है जो हम उसके साथ रहें। पहला तो हमने बताया कि सरकारी चिकित्सकों का मामला आया, हमने उसके लिए क्या किया। जब ये सरकारी चिकित्सक का मामला आया था तो हमने परम आदरणीय अपने बड़े भाई संजय जी से यह पत्र भेजा था, और परम आदरणीय संजय जी से कहा कि आप इसके लिए हमें दिशा निर्देश करें। परम आदरणीय बड़े भाई संजय जी ने हमसे कहा, प्रसाद जी, यह कमान मैं आपको सौंपता हूं और इस कमान को आप मजबूती से संभालें। और जब से मेरे बड़े भाई ने इस कमान को मौखिक रूप से हमें प्रस्तावित किया, हमने अपने बड़े भाई को कतई निराश नहीं किया, और तब से हम मजबूती से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। कैसे जूझ रहे हैं? हमारे साथ इस बीच में कई घटनाएं हुई। 2018 में हजारीबाग के हमारे कुछ आयुष चिकित्सकों पर, जो RBSK में पोस्टेड भी थे, उन पर FIR हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मुद्दा था कि आप आयुर्वेद की डिग्री है, यूनानी की डिग्री है, और आप मॉडर्न औषधियां प्रिस्क्राइब करते हैं। उसी पर हमारे धनबाद के एक माननीय वरिष्ठ चिकित्सक पर FIR कर दिए गए। धनबाद में जब FIR किए गए, मुद्दा हमारे समक्ष जब आया तो मैंने धनबाद में जाकर के DC के समक्ष, सिविल सर्जन के समक्ष इतनी जोरदार वकालत की कि सिविल सर्जन को झुकना पड़ गया। और उसके बाद हजारीबाग में चूंकि हमारी यूनिट नहीं है, फिर भी एक डॉक्टर मुकेश झा जी हैं जो आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैंने इंफॉर्मेशन दी कि सर यदि वहाँ आप कर पाते हैं विरोध, अब अरेस्ट तो हो गए, उनको बेल ही लेनी होगी, लेकिन हम अपने मुद्दे को इतने जोर से विरोध करें कि आगे कोई ऑफिसर ये हिम्मत ना कर सके कि फिर से यह कारनामा कर दिखाए। मुकेश झा जी बोले कि हम करेंगे। हम कहते आपसे नहीं होता है तो मैं आने को तैयार हूँ, आपकी बातों को मैं मजबूती से उठाने को तैयार हूँ। हजारीबाग में उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया, हमने उस मुद्दे को वहां कौन हो गए। कुछ दिन पहले बोकारो में भी एक मुद्दा आया था। हमारे वरिष्ठ चिकित्सक थे, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी थे, और वरिष्ठ चिकित्सक थे। उनकी गीता सेवा सदन नाम की नर्सिंग होम थी, चूंकि अब उनका देहांत हो चुका है। मुद्दा हुआ था कि उनके यहाँ एक डिलीवरी पेशेंट एडमिट था, वो रेफर हो गया दूसरे जगह और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। केस कर दिया। सिविल सर्जन महोदय ने कुछ अन्य लोगों को उकसा करके उनके विरुद्ध FIR करवाया, और सिविल सर्जन महोदय AK पाठक सर जी ने स्टेटमेंट दिया कि आयुर्वेद के चिकित्सक प्रसव कार्य नहीं करा। जब मेरे साथ मुद्दा आया तो बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। वहां इतना विरोध हुआ, जब मैंने एक की कॉपी दिखाई
जब सारी बातें हुई, सारे मीडिया हाउस वहाँ उपलब्ध थे, इतनी जबरदस्त विरोध हुई कि डॉक्टर के पाठक सिविल सर्जन महोदय ने मीडिया में अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने कहा कि यदि यह स्टेटमेंट मेरे कानून सम्मत नहीं है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और नीमा ने जो कानून सम्मत पेपर दिया है उसका मैं कायल हूँ, फिर मैं झारखंड सरकार से ओपिनियन लूँगा। और उसने ये हकीकत है कि उन्होंने झारखंड सरकार आइन निदेशालय को पत्र दिया। तो ऐसी बातें नहीं है कि नीमा बिल्कुल ही काम नहीं करती। जब से बड़े भाई संजय जी ने कमान हमारे हाथों में लड़ने की दी है, हमने पुरजोर कोशिश की है इन 2.5 वर्षों के दरमियान कि किसी भी जिले में समस्या हो मैं त्वरित रूप से जाता हूँ और आपकी एक एक मुद्दे को सरकार के समझ उठाता हूँ। हमारे जिला चिकित्सा पदाधिकारी हैं, अमित पहली बार झारखंड में नीमा ने सरकार से डिमांड की है, झारखंड को अलग हुए 20 साल से ऊपर हो रहे हैं, सरकार से पहली बार डिमांड की है कि हमारे जिला चिकित्सा पदाधिकारी को वाहन चाहिए। जब हमारे जिला पदाधिकारी को वाहन नहीं रहेंगे तो जिला में काम क्या करेंगे? पहली बार वो नीमा ने ही मांग की, किसी संगठन ने नहीं मांगी। पहली बार नीमा ने प्रश्न उठाया है कि आयुष विभाग स्टाफ विहीन हो गया है, अधिकारी विहीन होते जा रहा है, स्टाफ की बहाली हो, अधिकारियों की बहाली हो। पहली बार नीमा ने ये प्रश्न उठाया है, झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ, अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बार नीमा ने झारखंड में ये प्रश्न उठाया है कि जब आयुष चिकित्सकों की यहाँ मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है तो उसको चेक करने के लिए उस पर जो एक कमेटी बनाई जाती है उसमें आयुष चिकित्सक को नहीं रखा जाता है, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी को नहीं रखा जाता है, वह कमेटी सिविल सर्जन स्तर से होती है। हमने इसका विरोध उठाया है, सरकार से पहली बार यह मुद्दा उठाया है कि लीगल कमेटी जो बने उसमें आयुष चिकित्सकों को चेक करने के लिए जो हमारे जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी होंगे, हमारे आयुष के पदाधिकारी होंगे, हम एलोपैथ के पदाधिकारियों के अधीन नहीं हैं। अब सवाल इन मुद्दों को मैं लगातार सरकार से उठाते जा रहा हूँ। कुछ मुद्दे और भी हमने सरकार से उठाए हैं। जिला आयुष समिति का निर्माण करना, जिला जांच समिति का निर्माण करना, जिला लीगल समिति का निर्माण करना, ये सारे मुद्दे हमने झारखंड से उठाए हैं 2.5 वर्षों के बीच में। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो नहीं उठाया। अभी हाल में लगभग 2 माह हो गए हुए, 2-3 माह हुए हैं, सरकार ने एक आदेश पारित किया कि जिला आयुष समिति एवं राज्य आयुष समिति का निर्माण करना है। दुखद है, हमने जब ये मांग बहुत पहले से उठा रही थी और सरकार ने ये चिट्ठी भी निर्गत कर दी, तो जिला आयुष समितियों का गठन 1-2 जिले ने त्वरित गति से किया था और उसी को देख के लगभग सभी जिलों में गठन हो चुके हैं। आयुष निदेशालय से जो पत्र निर्गत किए गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि उस कमेटी में आयुष संघ के प्रतिनिधि को रखनी है। किंतु आपको सोच करके, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि किसी जिले ने आयुष संघ के प्रतिनिधि को नहीं रखा। बहुत जिलों ने यहाँ तक लिख दिया कि यहाँ आयुष संघ के प्रतिनिधि नहीं है। गोड्डा ने लिखा है, देवघर ने लिखा है, जो चिट्ठियां मैं देख सका हूँ उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। कुछ हमारे जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी महान आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हमारे हैं कि जिन्होंने आईएमए के मेंबर को रख लिया उस कमेटी में, जबकि आयुष निदेशालय के पत्र में कहीं भी नहीं है कि आईएमए के मेंबर को रखा जाए और उसका मैं पुरजोर रूप से विरोध कर रहा हूँ।
दूसरी बात है, जब मेरे संज्ञान में आया कि जिला आयुष पदाधिकारियों ने आयुष संघ के प्रतिनिधियों को नहीं रखा है, तो जिन जिन जिला में नीमा है, जिन जिन जिलाओं में हम हैं, उन जिलों में हम पुरजोर रूप से विरोध कर रहे हैं और कुछ जिलों में शामिल कर भी लिया गया है, कुछ जिलों में हम प्रक्रिया में हैं। मैं धनबाद डीसी से मिलकर के अपनी बातें अपने पुरजोर तरीके से रखा है। धनबाद डीसी साहब ने, अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, जब मैं विभिन्न जिलों के डीएमओ साहब से, जिला चिकित्सा पदाधिकारी से मिलता हूँ, तो वे कहते हैं कि एक चिट्ठी आ जाता अलग से कि नीमा के मेंबरों को रखा जाए। हमने सरकार से प्रश्न उठाया है कि नीमा हमारी राष्ट्रीय संगठन है, 1948 से ये निबंधित है और नीमा झारखंड में भी कार्य कर रही है। और जब कमेटी राज्य आयोग समिति बनाई गई तो नीमा के सदस्यों को आमंत्रित नहीं की गई। उसके लिए हमने स्वास्थ्य सचिव को, स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको लिखा है और हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैंने धनबाद डीसी से मिला है, बोकारो डीसी से मिला है, यहाँ से जाने के बाद रामगढ़ डीसी से मिलने की बातें हैं। और रही गढ़वा और डाल्टनगंज की बात, तो उसकी कमान हमारे परम आदरणीय डॉक्टर संजय जी ने संभाल रखी है। तो ऐसा नहीं है कि नीमा काम नहीं कर रही है, काम हम मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त हमारे भी। अब एक मुद्दा उठा था कि एलोपैथिक चिकित्सक एलोपैथिक दवाइयां क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी पर कई एफआईआर हो गए, कुछ केस हुए, उसका मैं पुरजोर विरोध कर रहा था। आपको पता है कि अभी तक भारत में जो एक्ट लागू है आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों के लिए, उस एक्ट को IMCC एक्ट 1970 कहते हैं। हमारे 70% जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो आयुष निदेशक हैं, आयुष रजिस्ट्रार हैं, उनको एक्ट की पूरी जानकारी अच्छे से नहीं है। जब मैं जाता हूँ तो मैं उनको एक्ट निकाल के देता हूँ, एक्ट उनको मैं पढ़ाता हूँ। दुर्भाग्य है, ये मेरे दुखद है, उनको एक्ट मुझे देनी चाहिए लेकिन मैं उनको पढ़ाता हूँ। उसमें अभी मैं उस मामले पर राज्य सूचना आयोग में हूँ, आयुष निदेशक के विरुद्ध। हमने आयुष निदेशक से कहा था कि एक आप पत्र जारी कीजिए सारे जिलों को कि झारखंड में प्रैक्टिस करने वाले आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को अपनी पैथी के साथ साथ मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने का अधिकार है। लेकिन आयुष निदेशक हमको आश्वासन देते रहे। हमने उनको एक्ट पढ़ाई और उसके बाद वो टालते रहे, लेकिन हम उनको सिर्फ बातों से नहीं समझा सके, क्योंकि वो हमारे भाई थे। मैं जानता हूं कि हमारे सभी चिकित्सकों को एक्ट की पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैंने उनको एक्ट समझाने की कोशिश की। मैं तुरंत उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने नहीं समझी तब उनके विरुद्ध मैं राज्य सूचना आयोग में अपील में हूं। अब वो तर्क क्या देते हैं आप सुनिए। वो कहते हैं ये बिहार सरकार द्वारा बनाई गई एक्ट है, क्योंकि उस एक्ट में राज्य सरकारों के अधीन अधिकार है, तो बिहार सरकार द्वारा बनाई गई, झारखंड राज्य सरकार का आदेश नहीं है। आप बड़े सभी लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, गौर कीजिए कि जब स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग एक साथ थी, जितने अधिकार उस समय भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निहित थे, जब आयुष विभाग को अलग किया गया तो उस समय तक प्राप्त सारे अधिकार स्वतः ही आयुष विभाग को निहित हो गए। अब उनको कौन सी अलग पत्र चिट्ठी चाहिए? इसका मतलब आप
आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप बंधुआ मजदूर हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते। हमारी स्थिति थी कि जब आयुष निदेशक महोदय चाय पीने जाएंगे तो वो कहेंगे स्वास्थ्य सचिव से पूछूंगा, बाथरूम जाएंगे स्वास्थ्य सचिव से पूछूंगा। मजबूरन मुझे लगा कि आयुष पदाधिकारी ही हमारे सरकार में सबसे बड़े बाधक हैं और उनके विरुद्ध हमने मोर्चा खोला है। आपको जानकर दुख होगा कि जब बोकारो सिविल सर्जन ने आयुष निदेशक को लिखा, उन्होंने हमारे अगेंस्ट में गोल मटोल बातें लिखी और तब जाके मैं राज्य सूचना आयोग में जब उनको मैं पटाया। मैं आपको ये बता दूं कि शायद आप लोगों को पता नहीं हो, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो एक एक्ट बनी, उसका नाम है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 और उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जब तक झारखंड सरकार यानी नवनियुक्त सरकार कोई नई नियमावली नहीं बनाती है, तब तक पुरानी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सारी नियमावली यथावत शब्दशः अक्षरशः लागू रहेगी। और इस एक्ट की कॉपी जब मैं दिया तो भी हमारे आयुष के काम पर जू नहीं रहेंगी, आयुष निबंधन के काम पर जू नहीं रहेंगी। परिणाम तो हम आयुष निदेशक के विरोध हुए, उनके विरोध में लिखते रहे, आज जाकर के उनका ट्रांसफर हुआ है, मुझे अति खुशी है। और मैं निबंधक महोदय क्या महोदया के विरुद्ध भी कमर खोल करके उनके विरुद्ध भी मोर्चा खोल के रखा हूँ और मुझे अभी वो कुछ कांग्रेस के नेतागण उनके समर्थन में खड़े हैं और मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि आयुष विभाग में जो अधिकारी हमारे संगठन के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं और उनके विरोध मैं उनको भगाने के लिए चाहता हूँ और उनका ट्रांसफर चाहता हूँ और मैं अब उस मुद्दे पर भी सरकार के समक्ष लड़ रहा हूँ, खड़ा कर रहा हूँ। इसलिए हमारे चिकित्सक बंधु यह ना सोचें कि नीमा कुछ नहीं कर रही है, नीमा आपके लिए काम कर रही है। अब सवाल है कि कहते हैं कि हमारे चिकित्सक बंधु कि कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं। मैं 400 किलोमीटर दूर से आपकी धरती को नमन करने आया हूँ, लेकिन दुख के साथ कहता हूँ कि गढ़वा में हमारे लगभग 30 मेंबर हैं, लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति नहीं है। आप जरा सोचिए कि आपकी धरती पर जब 400 किलोमीटर से लोग आ सकते हैं तो आपके घर में आपकी अपनी उपस्थिति नहीं है। उसके बावजूद भी जितने लोग आए थे उसमें से आधे चले गए। यह दुख की बात है और आप कहते हैं कि संगठन आपके लिए कुछ नहीं करते। जिन लोगों ने मुद्दा उठाया था, डॉक्टर अभिजीत विश्वास सर ने, नहीं दिख रहे, मुद्दा उठाया और चले गए। तो सवाल उठता है कि जब आप मुद्दा उठाते हैं तो उसका जवाब सुनने का भी मात्रा रखिए और उसको सुनिए। हम आपके लिए हर क्षण लड़ने को तैयार हैं, जिगर में हौसला है, सीने में प्राण अभी बाकी है। जिगर में हौसला है, सीने में जान अभी बाकी है, अभी छूने को आसमान बाकी है। हम हार कर बैठने वालों में नहीं हैं, हम हार के बैठने वालों में नहीं हैं। अभी तो सख्त इम्तिहान बाकी है। हम आपके साथ खड़े हैं और अब एक मुद्दा है, सरकार भी उठाती है इंटीग्रेशन क्यों। ये तो मैंने कानूनी बातें बताई कि हमको इंटीग्रेशन करने का अधिकार है, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति करने का अधिकार है, लेकिन हम मजबूती से लड़े। अब हमारा लड़ाई 3 जगह है। एक तो आईने वालों से है, दूसरा अपने चिकित्सक बंधुओं से भी है क्योंकि हमारे विरोध में हमारे भाई खड़े हैं, तीसरा हमारे आयुष विभाग के पदाधिकारियों से भी है जो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। हम तो कहते हैं कि आप और हम यदि मिल जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। आपने कतई नहीं सुना होगा कि किसी सिविल सर्जन और आईएमए के बीच कभी विवाद खड़ा होता है। आपने कभी ये नहीं सोचा और सुना होगा कि किसी एमबीबीएस के क्लिनिक में कोई सिविल सर्जन घुस करके उसकी सर्टिफिकेट मांगता है।
आखिर हमारे यहाँ क्यों आता है? इसलिए कि हम कमजोर हैं, हम संगठित नहीं रहना चाहते। दूसरी जो बड़ा मुद्दा है कि हमारे पदाधिकारी मुंह बंद करके रहते हैं और एक शब्द अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते, यहाँ तक एक स्टेटमेंट भी इस विसर्जन के विरोध नहीं देते कि यह हमारे कार्य क्षेत्र का अधिकार है, ये आपके विभाग का मामला नहीं है। आयुष चिकित्सकों को चेक करने का अधिकार जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी को संविधान ने दिया है, आप इसमें नहीं बोल सकते। और यही कारण है कि हम कई जिला आयुष पदाधिकारियों के विरोध भी हैं और जब तक ये लोग हमारे करीब नहीं होंगे, हम दोनों मिलकर काम करने के काबिल नहीं होंगे, जिस तरह आईएमए विसर्जन काम करती है, हमें विरोध करनी ही होगी। हम विरोध करने के लिए तत्पर हैं, हर क्षण लड़ने को तैयार हैं। अब है आईएमए उठाती है कि तुम अपनी पैथी में क्यों नहीं लिखते हो जो हमारी पैथी का अतिक्रमण करते हो। बड़ा गंभीर मुद्दा है कि हम उनका अतिक्रमण करते हैं या वो हमारे अतिक्रमण करते हैं। हमारे पदाधिकारी भी नहीं बोलते हैं, हमारे पदाधिकारियों को भी ज्ञान नहीं है। आपने एमबीबीएस की फार्माकोलॉजी यदि गौर से पढ़ी होगी तो उसमें मैं बहुत सारे उदाहरण तो नहीं दे सकता हूं इस कम समय में। एक एट्रोपिन दवा की नाम आपने सुनी होगी, संज्ञाहरण के पहले भी हम लोग लगाते हैं, कई कामों में भी लगाते हैं। उस एलोपैथ फार्माकोलॉजी की किताब में, हम आयुर्वेद फार्माकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, एलोपैथ फार्माकोलॉजी की किताब में लिखा हुआ है कि एट्रोपिन धतूरा से निकाला हुआ धतूरे का अर्क है। हम उसे धतूरा अर्क पहले कहते थे, उन्होंने एट्रोपिन का नाम कह दिया। अब बताइए कि उन्होंने हमारा अपहरण कर लिया या हमने उनका अपहरण किया। दूसरा सब आप फार्माकोलॉजी की किताब उल्टाएंगे, ब्रोमहेक्सिन नाम की दवा की चर्चा होती है। एमबीबीएस फार्माकोलॉजी की किताब में जब पढ़ेंगे तो वहां चर्चा आई है कि बसाका नाम की पत्तियों से ब्रोमहेक्सिन नाम की औषधियों की प्राप्ति हुई और भी कई चीजों से हो सकती है। ये एलोपैथिक फार्माकोलॉजी की किताब में बता रहा हूँ। यदि सतोषकर नाम की किताब, सतोषकर लेखक की किताब आपने पढ़ी होगी तो 252 पेज पर ये उल्लिखित है। 252 पेज सतोषकर की फार्माकोलॉजी में ये उल्लिखित है कि बसाका नाम की पत्तियों से ब्रोमहेक्सिन नाम की दवा की प्राप्ति हुई है। तो आप बताएं कि वे हमारा अतिक्रमण करते हैं कि हम अतिक्रमण करते हैं। उन्होंने हमारी सैकड़ों औषधियों का अपहरण कर लिया है और इसलिए भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी और वर्तमान सरकार ने भी इंटीग्रेशन के महत्व को समझा और इसलिए पूर्व की सरकारों ने भी हमें मिश्रित चिकित्सा प्रणाली पद्धति को अपनाने की इजाजत दी थी और वर्तमान भारत सरकार ने भी ये इजाजत दी है। यह मेरा अधिकार है, इसके लिए हम मजबूती से लड़ने को तैयार हैं। उनके पास जो अच्छी चीजें हैं मैं लेने लूंगा और मेरे पास जो अच्छी चीजें हैं आप भी लीजिए। साइंस किसी के बाप का नहीं है, साइंस का आप पालन आप भी करिए, हम दुर्भाग्य की बात आप सोचेंगे अल्ट्रासाउंड का आविष्कार एक इंजीनियर ने किया, अब वो कहते हैं कि हमारी संपत्ति हो गई। आप नड़ी पकड़िए और बातचीत कब करिए, अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं कर सकते, हमारे डॉक्टर ही अल्ट्रासाउंड करेंगे। नीमा ही एक ऐसी संगठन है जिसने सरकार के साथ आवाज उठाई और वहां से आदेश पारित करवाई कि आयुर्वेद पद्धति से सोनोलॉजी करने वाले, पीजी करने वाले चिकित्सक की भी महत्ता उतनी ही है जितनी एमबीबीएस से पीजी करने वाले चिकित्सक की महत्ता है। इसलिए नीमा कार्य करती है, ऐसा ना कहें कि नीमा कार्य करने नहीं करती है। बड़े भाई ने जो कमाल दिया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने बड़े भाई को निराश न करें। आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने बड़े भाई को, गढ़वा की इस धरती को, नीमा झारखंड में नीमा की जन्मदात्री धरती को
मैं कभी भी निराश नहीं करूंगा और हर क्षण आपके साथ खड़ा हूं और मैं भी चाहता हूं कि आपका सहयोग मिलता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम तो करना चाहूंगा, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो सदा खुश रहता ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग खुश रहें। मेरा कोई मोल नहीं है, पर आप जैसे अनमोल लोगों का साथ सदा हमें बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अपने जिला पदाधिकारी पर काफी आरोप लगाए हैं, शायद उनकी भी बातें हमारे लिए बहुत ग्रहणीय होगी। मैं उनका सम्मान करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भारत।